नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद आज फिर से शुरू करेंगे हम लोग। आज कुछ ज्योग्राफी में देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे और उसी की ओर से फिर हम लोग अग्रसर हो चुकेंगे। भारत का परिचय और भारत का जो भूगोल है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके बाद बीच बीच में आप सभी को जानकारी देते रहेंगे कैसे क्या है, कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक किस एग्ज़ाम के लिए अच्छी है, कौन से क्या है, सब कुछ देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब है क्या? तो मित्रों, जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक छोटा रूप हम लोग बना लिए हैं ताकि पृथ्वी कैसे दिखती है इसका एक ढांचा, पृथ्वी का जो ढांचा है उसको हमने छोटे रूप में बना लिए है, उसे ही ग्लोब कहते हैं। ठीक है, अब ग्लोब की जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं खींच चुके हैं। काल्पनिक दो प्रकार से रेखाएं खींची हैं। पहली रेखा जो इस तरह है, तो इस तरह रेखाओं को, बड़ी रेखाओं को अक्षांश नाम दिया गया और इसके बाद जो खड़ी रेखाएं हैं इसी में हमने इस तरह करके खड़ी रेखाएं खींच दिया है। जो इस तरह की खड़ी रेखाएं हैं इनको हमने देशांतर नाम दिया है, देशांतर। अब बात होती है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश हमें क्या बताता है और देशांतर हमें क्या बताता है। तो ये चीज एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अक्षांश से हम क्या पता लगाते हैं और देशांतर से क्या। एक चीज याद रखिएगा, अक्षांश जो है, अक्षांश ये किसी भी जगह की स्थिति को दर्शाता है, जबकि देशांतर समय को दर्शाता है। अगर आपको समय जानना है तो आप देशांतर के माध्यम से जान पाएंगे, और आप अगर अक्षांश किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाना है तो अक्षांश के माध्यम से। कैसे, ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो ये ग्लोब है, ग्लोब में दो रेखाएं खींची गई हैं, दो प्रकार की। एक अक्षांश जो बड़ी रेखा है और जो खड़ी रेखा है उन्हें देशांतर कहते हैं। चलिए इसके बाद अब ये देख लेते हैं। ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है। एक बीचों बीच से रेखा खींच दी गई है, बीचों बीच से एक रेखा खींच दी गई है जो कि इसका नाम दिया गया है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो बीचों बीच से रेखा गई है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य, भू का मतलब होता है पृथ्वी, ये पर्यायवाची होती है पृथ्वी। भू की भू, धरा, वसुंधरा और पृथ्वी, ये पर्यायवाची है। तो भू का अर्थ हुआ जमीन, स्त्री से तो भू, और मध्य, भू का मतलब हुआ भूम, और मध्य का मतलब बीच। जो बीचों मध्य के भूम के बीचों बीच रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो जीरो अंश, इसका जो है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मान कितना रखा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसके आप ऊपर चलते जाएंगे, जैसे ही ऊपर चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश इसी तरह चलता चला जाएगा, और ये बीचों बीच इस पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसी तरह ऊपर जाने के बाद नीचे भी इसी तरह आप जाएंगे 1 2 3 इस तरह करके, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाएगा, वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको उल्टी गिनती नहीं गिनना है। जैसे आपने 0 अंशांश पे देखा, 0 अंश पे देखा कि अब इसके ऊपर जा रहे हैं तो 1 2 3 लिख रहे हैं,
अब नीचे आएंगे तो -1 -2 ये नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि 0 अंश से ऊपर जाने पर 1 2 3, 0 अंश से नीचे जाने पर 1 2 3, ठीक है। इस तरह करते हुए चले जाएंगे 90 अंश पे। अब जब 0 अंश से ऊपर की ओर जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको 23.5 डिग्री मिलेगा। अब जब 23.5 डिग्री मिलेगा तो यहाँ से खींची गई है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहाँ से खींची गई है कर्क रेखा। और इसी तरह जब 23.5 अंश नीचे आएंगे, आप 23.5 अंश नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 23.5 अंश मिलेगा। और जब 23.5 अंश मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मकर रेखा। इसे कहेंगे मकर रेखा। तो जब 23.5 अंश ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले भाग को कर्क रेखा और नीचे वाले भाग को मकर रेखा। इसके बाद ऊपर और जाएंगे, एक समय पे आपको कितना अंश मिलेगा? 66.5 अंश। कितना मिलेगा? 66.5 अंश। जब यह 66.5 अंश मिलेगा तो इसे आप आर्कटिक रेखा या व्रत बोलेंगे। आर्कटिक व्रत, ठीक है। और इसी तरह जब विषुवत रेखा 0 अंश से नीचे आएंगे 66.5 अंश। कितना? 66.5 अंश। जब 66.5 अंश आएंगे तो जब ऊपर आर्कटिक मिला हुआ है तो नीचे यहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा। अंटार्कटिका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक बात पुनः देख लेते हैं कि एक वृत्त, ये क्या ग्लोब है? ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है। और ग्लोब के जो बीचों बीच रेखा गई है वो 0 अक्षांश पे है। 0 अक्षांश पे होने के कारण उसे विषुवत रेखा या फिर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को। तो इस कारण से इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और जब 0 अंश से ऊपर की ओर चलेंगे तो देखो अभी तक तो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, अब आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अभी जब हम भारत का परिचय कराएंगे तो भारत की जो स्थिति होगी, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भारत पूर्व में स्थित है, भारत दक्षिण में स्थित है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट क्लियर आपको कैसे बताना है वो बताएंगे। तो जब ये ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान गए। तो जब 0 अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 23.5 अंश मिलेगा। और जब 23.5 अंश मिलेगा तो उसका नाम दिया जाएगा कर्क रेखा, ठीक है। और उसके ऊपर 66.5 अंश मिलेगा। 66.5 अंश पे आपको आर्कटिक व्रत। इसके बाद 90 डिग्री मिल जाएगा। जो 90 डिग्री होगा तो ये उत्तरी होने के कारण इसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। इसी तरह जब नीचे आएंगे 23.5 अंश, तो जब दक्षिणी गोलार्ध पर आएंगे 23.5 अंश तो उसे मकर रेखा। और जब 66.5 अंश पे आएंगे तो अंटार्कटिका, ठीक है। और जब 90 डिग्री पे आ जाएंगे तो इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं आगे हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह हम बढ़ते चलते हैं। अब धीरे धीरे आपको हम भारत के परिचय पे ले जाएंगे। इसके बाद सारे भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं सारे खत्म करेंगे। तो इतना समझ आया। इसके बाद अब देखिए इसी पे वर्णन कर देते हैं। ये तो आपने देखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, इसको हम बाहर लिख देते हैं।
ऊपर का भाग था उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग जो था दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, अब इसी में बात कर लेते हैं मानसून की। कहेंगे इंग्लिश में बोलते हैं जोन और हिंदी में कहते हैं कटिबंध। कटिबंध की बात कर लेते हैं क्योंकि कटिबंध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। और कैसे बनते हैं देखते चलेंगे। तो देखिए, जीरो अक्षांश पे यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधी रेखा पे पड़ती हैं। एक बात समझिएगा, जीरो अक्षांश पर अक्षांश हमने आपको बता दिया कि इस तरह करके जाएंगे। तो अब अक्षांशों की संख्या गिन लीजिएगा। जीरो अक्षांश ये रेखा हो गई, इसके ऊपर चलेंगे 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे 90 तक। 90 ये हो गए। इसी तरह जीरो से नीचे क्या आएंगे 90 ये हो गए, 180 हो गया। और एक ये जीरो अंश का जीरो अंश वाली रेखा। तो टोटल कितने हो गए? अक्षांशों की अगर आपसे संख्या पूछता है तो कितने हो जाएंगे? 181। इतना याद रखना। अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। बहुत जगह एग्जाम में क्या होता है 180 लिख के आता है। क्यों लिख के आता है? लोग जानते भी हैं कि 90 अंश ऊपर और 90 अंश नीचे। कितने हो गए? 180। ठीक है, तो अक्षांशों की रेखा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और कहीं कहीं पे 179 लिख के आता है और कहीं पे 180 लिख के आता है। सभी क्लियर कर देते हैं। 180 क्यों लिख के आता है? हमने अभी आपको बताया कि 90 ऊपर 90 नीचे 180 हो गया। उन्होंने शून्य अक्षांश को छोड़ दिया। ठीक, हमने गिना 181 हो गया। इसके बाद कहीं कहीं 179 आता है। तो 179 को समझना बहुत आवश्यक है। 179 क्या है? अब 179 वो लोग 179 पे क्या करते हैं, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, इनको वो बिंदु मानते हैं, पॉइंट मानते हैं, रेखा नहीं मानते। इस कारण से वो लोग 2 पॉइंट को मानकर अक्षांशों की संख्या 2 कम कर देते हैं, रेखाओं की संख्या कम कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री साउथ पोल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, इनको वो बिंदु मान लेते हैं। इस कारण से वो 2 लेस कर देते हैं, लेकिन आपको लेस नहीं करना है। और टिक कौन सा करेंगे? 181 वाला। ठीक है, अपनी बात समझ आई। चलिए अब बात कर लेते हैं जोन अर्थात कटिबंध की। कटिबंध देखिए, आप सभी को पता है कटिबंध। सूर्य की किरणें जीरो अक्षांश, कहते हैं सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब आप बताइएगा, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान कैसा रहेगा? तापमान गर्म रहेगा। तो जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये कैसा भाग रहेगा? उष्ण रहेगा, अर्थात उष्ण का मतलब हुआ गर्म। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया गया? उष्ण कटिबंध। अब देखिए एक चीज, एक रिलेशन आपको इसी से रिलेट करते चलेंगे। इसके बाद अब हमें पता है कि हमारी पृथ्वी कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब 23.5 अंश झुकी हुई है तो यही पृथ्वी को आप ऐसे झुका दीजिएगा और ये सूर्य निकलेगा, तो जो किरणें पड़ेंगी सीधे पड़ेंगी। ठीक है, अब यही ये पोल से ये जो हमने घुमाया है, ये पोल टू पोल है। ठीक है, ये पोल यहाँ पे आ जाएगा, वो खिसक के ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये ग्लोब में बना भी होता है। तो ये उष्ण कटिबंध हुआ। इसके बाद जो ये अब उष्ण कटिबंध होता कहाँ से कहाँ तक है? हमने इसको जीरो अंश माना है, तो 0 से 23 अंश साउथ की ओर, 0 से 23 अंश नॉर्थ की ओर। तो ये 23.5 अंश से 23.5 अंश, इनके बीच की दूरी जो होगी ये उष्ण कटिबंध होगी। इतना बात समझ में आ गया। अब 23.5 अंश से 66.5 अंश किस कौन सी ओर? दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, इसको कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का मतलब क्या हुआ? कुछ ठंडी और कुछ गर्मी। ये कौन सा भाग हुआ? उपोष्ण कटिबंध। इसी तरह 23.5 अंश
नॉर्थ से 66.5 अंश नॉर्थ की तरफ कौन सा हो जाएगा, वो भी उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद 66.5 से 90 तक शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध। और नीचे वाला भी शीत कटिबंध। कहां से? 66.5 से 90 कटिबंध। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा शीत कटिबंध का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा क्या होगी, ठंड रहेगी, हमेशा ठंड पड़ती रहेगी। जो उपोष्ण कटिबंध में क्या होता है, ठंडी भी होगी और गर्मी भी होगी। उष्ण कटिबंध में क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ का टेम्परेचर रहेगा बहुत ज्यादा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। अब इतनी बात आपको समझ आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको हम बताते हैं। सबसे ज्यादा इसमें पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, कौन से जोन अर्थात कौन से कटिबंध में। तो ये आपको देखना है, शीत में, उपोष्ण में, उष्ण में या उपोष्ण में, किसमें। तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वह निवास करती है उष्ण कटिबंध में। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमेजन नदी, कांगो जायरे नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। तो यहाँ पे नदियां निवास करती हैं और नदी निवास करने के कारण एक तो नदी हुआ, दूसरी बात यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। जब तापमान अधिक होगा, एक चीज बताइएगा, तापमान जब अधिक होगा तो क्या वर्षा कितनी होगी? साफ सी बात है, वर्षा अधिक होगी। वर्षा क्यों अधिक होगी ये चीज हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटाना है, इधर का रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, सूर्य की रोशनी से क्या हुआ, धरातल गर्म होगी। धरातल जब गर्म होगी तो जो जल होगा, जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण का मतलब वो जल क्या होगी, वाष्पित होगा। और जब वाष्पित होगा तो वह क्या होगा, संघनन करेगा। संघनन का अर्थात वाष्पीकरण के बाद वो इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद वो क्या होगा, संघनन होने के बाद बादल बनेगा। बादल बनने के बाद फिर क्या हो जाएगी, वर्षा होगी। ठीक है, तो जहां टेम्परेचर अधिक है वहां क्या होगा, वर्षा भी अधिक होगी। और जब वर्षा अधिक होगी तो वहां की वनस्पतियां क्या होंगी, अधिक होंगी। और जब वनस्पतियां अधिक होंगी तो वहां पे उद्योग धंधे भी अधिक होंगे। कामकाज करने के जो घटक हैं वो भी अधिक होंगे। ठीक है, तो इस वजह से वहां जनसंख्या भी क्या होगी, अधिक निवास करेगी। और जब जनसंख्या अधिक निवास करेगी तो प्रकृति का दोहन भी होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, उष्ण कटिबंध पे या विषुवत रेखा पे। ठीक है, उष्ण कटिबंध पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलिए ये आपको इतना समझ आ गया। अब इसके बाद और समझते हैं। अब देखते हैं अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति पे। सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, फिर इसके बाद भारत का परिचय, भारत के अंदर भारत की जनसंख्या, भारत का कितना वर्ग क्षेत्रफल है, भारत की कौन सा स्थान है, ये सारी चीज देखेंगे। तो चलिए, ये ग्लोब है, ग्लोब बीचों बीच रेखा खींच दिया जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये अभी हमने आपको बताया भी।
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए जो हमारा भारत है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और इसके बाद देशांतरीय विस्तार ये कितना है, इसे गौर से देखते हैं। जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। इसके बाद देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। ये जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ये कैसे, देखिए हमने बताया कि ये जो इस तरह है ये क्या है, अक्षांश है, और जो ये रेखा खींची गई है ये क्या है, देशांतर है। ठीक है, अब समझिए देशांतर वाली ये अगर 1 है, ये 0 पे है, ठीक है, इसके साइड पे दूसरी निकलेगी ये 1 आएगी, इसी तरह 2 3 4। अब ये जो देशांतर है ये अक्षांश ये इस तरह चलेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 2 3 इस तरह चढ़ती चली जाएगी, कहीं ना कहीं ये 8 पे आएगी। 8 अंश 4 मिनट में एक रेखा हमने अक्षांश की खींच दिया। अब देशांतर की खींचते हैं, देशांतर की कितनी खींचनी है, 68 अंश। ये गई, ये मान के चलिए 68 अंश 7 मिनट है। ठीक है, अब 68 अंश 7 मिनट है, तो यहाँ पे भारत का नक्शा बना देते हैं। ये भारत नक्शा, जो इसका निचले छोर है वो 8 अंश 4 है, और जो ऊपरा है 37 अंश 6 मिनट है। इधर का पार्ट 68 अंश 7 मिनट है, और इधर का 97 मिनट तो 5 मिनट, ये 97 अंश 5 मिनट। ये भारत, तो ये यहाँ पे स्थित हो जाएगा भारत। यहाँ पे भारत होगा। ठीक है, तो जो अक्षांश कितना है, 8 अंश 4 मिनट। अक्षांश यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट ये जाके यहाँ टच करेगा। ठीक है, एक ये 8 अंश 4 मिनट पे, और ऊपर वाला भाग ये 37 अंश 6 मिनट पे। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि भारत की स्थिति ग्लोब में कैसी है। तो हम जानते हैं कि ये जो ग्लोब है 2 भागों में बटा है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। तो ये दक्षिण पे तो है नहीं, ये कौन सा भाग पे हुआ, उत्तर। अब जब उत्तरी भाग में हो गया, तो उत्तरी भाग हमने डिसाइड किया किसके अनुसार, ये जो अक्षांश जा रहे हैं, अक्षांश के अनुसार क्या हुआ, उत्तरी हुआ। अब लेकिन देशांतर के अनुसार, ये देशांतर है, तो देशांतर के ये भाग पूर्वी है, और ये भाग पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ये जो अगला भाग है पूर्वी है, और ये वाला पश्चिम है। तो जब ये आगे की ओर गया है, तो ये देशांतर के अनुसार तो पूर्व में है, ये देशांतर के किसमें है, पूर्व में है। अब पीछे इस देशांतर पश्चिम, अब अक्षांश की ओर देखें तो उत्तरी में है, तो उत्तर में है। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि अक्षांश पे आप कैसे चलेंगे, उत्तर की ओर, देशांतर पे आप पूर्व की ओर, तभी आप भारत में पहुंच पाएंगे। तो इसकी स्थिति क्या हुई, उत्तर पूर्व, या फिर आप पूर्वी उत्तर लिख सकते हैं, पूर्वी उत्तर। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है, ग्लोब में उत्तर पूर्व में या फिर पूर्वी उत्तर में। ठीक है, तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, समझ आ गया। चलिए, इसके बाद भारत जो है, अब भारत, ये जो हमने ग्लोब बनाया है, भारत कहाँ पे स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में
स्थित है। अब भारत जब एशिया महाद्वीप में स्थित है तो एशिया महाद्वीप में स्थित होने के कारण ये कौन से एशिया के दक्षिण भाग में, एशिया के कौन से भाग में, दक्षिण भाग में, तो ये दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण इसका नाम दे दिया गया दक्षेश। क्या नाम दे दिया गया, दक्षेश। अर्थात एक संगठन बन गया, क्या बना, दक्षेश में भारत के साथ साथ 7 और देश मिलाकर क्या कर दिए गए, एक संगठन बना लिया। संगठन का नाम रख दिया गया दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। फिर से, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो दक्षिण भाग में जितने भी देश, दक्षिण एशिया में जितने भी देश थे वो मिलकर क्या बना लिए, एक संगठन बना लिए, उसका नाम दे दिए दक्षेश। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे इसके साथ साथ भारत के साथ साथ एक भारत को अगर ले लिया जाए तो टोटल 8 देश हैं, तो भारत के साथ 7 और देश हैं। ठीक है, अब दक्षेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सार्क। सार्क इंग्लिश में दक्षेश को सार्क कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉर्पोरेशन। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, इसके बाद भारत के मैप के देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इसको याद कैसे करना है, MBBS पेन। M से हुआ मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल, ये टोटल 8 देश हैं। तो सार्क में कितने देश हैं, 8 देश, भारत को लगाकर। ठीक है, अब इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी, इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसकी राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। चलिए, इसके बाद हम शुरू करेंगे भारत के जो अक्षांशीय विस्तार तो अब बता ही चुके हैं। इसके बाद जो भौगोलिक विस्तार है, तटीय विस्तार है, ये सारी चीजें, नदियां, पहाड़, पर्वत, ये धीरे धीरे क्रमवाइज शुरू करेंगे। ठीक है।